हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास प्लस टू फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले इसमें हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी की या किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है। हमारे पास एक जनरल सा सिस्टम होता है कि अगर एक बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और हमें ये पता है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे हमारे पास माइनस के वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्लस के वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यू वर्ड जो है अभी मैंने बोला ये चार्ज के लिए यूज होता है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज जैसे माइनस क्यू प्लस क्यू एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जहां पे भी हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे वहां पे हमारे पास क्यू वर्ड जो है ये यूज होगा। जब इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज करने की बात आती है तो ये किस तरह से होता है। इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करना इजी होता है किसी भी बॉडी के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है दे आर लूजली बाउंड विद द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है एज कंपेयर टू द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजिली लूज हो सकते हैं, गेन हो सकते हैं। ये बॉडी के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी नेचर क्या है। किसी की नेचर होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, किसी की नेचर होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। उसके अकॉर्डिंग बॉडी के ऊपर जो है वो चार्ज आ जाता है। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। और चार्ज की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम पढ़ेंगे कि अगर आपके पास डिफरेंट चार्जेस दिए हों तो आप उन चार्जेस का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि चार्जेस दो तरह के होते हैं, माइनस भी होते हैं और प्लस भी होते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब आप चार्ज का एडिशन कैसे करेंगे। तो चार्ज का एडिशन करना है आपको विद हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब है जब आप क्वांटिटीज को ऐड करते हैं विद देयर साइन। जब आप क्वांटिटीज को ऐड करेंगे विद देयर साइन तो इसका मतलब है आप उनका एल्जेब्रिक सम ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि आपके पास एक सिस्टम है, उसके ऊपर चार्ज है माइनस क्यू प्लस टू क्यू प्लस फोर क्यू माइनस थ्री क्यू। आप जब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपको प्लस और माइनस का ध्यान देना है। जैसे टोटल चार्ज इसके ऊपर ऐसे होगा, आपके पास जो प्लस का है वो आपके पास सिक्स क्यू बन जाएगा और माइनस का है वो आपके पास फोर क्यू बन जाएगा। ठीक है, माइनस थ्री प्लस वन फोर क्यू। तो जो आपके पास ये रिजल्ट है यहाँ पे हमारे पास उसके अंदर ये टू आएगा आपके पास, दिस इज टू। ये टू है यहाँ पे, दिस इज टू। इसको थोड़ा रब करके दोबारा इसमें लिख देते हैं। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट है प्लस सिक्स क्यू माइनस फोर क्यू प्लस टू क्यू इसमें हमारे पास आएगा। ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि चार्ज जो है वो जब किसी पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं और लूज हो रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होंगे तो उनकी जो शिफ्टिंग होती है एक जगह से दूसरी जगह, एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, दूसरी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो जब उनका ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होते हैं इस तरह से तो ऐसे जाते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जाए, दो इलेक्ट्रॉन जाए, तीन इलेक्ट्रॉन जाए, एक पैकेट की फॉर्म में जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन का हाफ पार्ट चला गया, एक इलेक्ट्रॉन का कह लो वन एंड हाफ इलेक्ट्रॉन चले गए, पौने चार इलेक्ट्रॉन चले गए, सवा इलेक्ट्रॉन चला गया, डेढ़ इलेक्ट्रॉन चला गया, ये नहीं हो सकता। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज जब आएगा तो उसको हम इन फॉर्म ऑफ क्वांटाइजेशन या क्वांटा की फॉर्म में कैसे लेंगे। हमारे पास टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी होगा दैट इज क्यू। चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। क्यू इज द टोटल चार्ज। एन जो वर्ड है यहाँ पे उसका मतलब है इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है कि आप जो वैल्यू लेंगे दैट विल बी जीरो वन टू, नॉट इन फॉर्म ऑफ हाफ। हाफ नहीं आना चाहिए उसके अंदर, थ्री बाई फोर नहीं आना चाहिए उसके अंदर, फाइव बाई फोर नहीं आना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं आएगा। इसका मीनिंग यही है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो एज ए पैकेट एज ए होल इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हुए हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, और यहाँ पे क्यू इक्वल्स क्यू हमारे पास टोटल चार्ज है, एन जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है यानी कि इंटीजर है। इंटीजर का मतलब वन टू थ्री जो मैंने वैल्यू बोली अभी। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ई जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू टेन टू पावर माइनस 19 कूलम। इसकी वैल्यू होती है। कूलम जो है वो ऐसा यूनिट है चार्ज का हमारे पास।
नेक्स्ट हमारे पास है मेथड ऑफ चार्जिंग, कि आप कैसे डिफरेंट तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को चार्ज कर सकते हैं, क्या क्या मेथड हो सकता है। सबसे पहले इसमें है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मीनिंग क्या है? आप जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो उसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है, ग्लास रोड है, एक सिल्क क्लॉथ है। जब आप ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ड्यू टू देयर नेचर ग्लास रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जो भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन लूज हुए, इलेक्ट्रॉन गए, तो उसके मास के ऊपर भी इफेक्ट होता है, उसका मास जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, यानी कि जिस बॉडी ने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया उसका मास जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और जिसने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया हो उसका मास इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर चले गए हैं। अगला इसमें चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब है कि आपने दो ऑब्जेक्ट को आपस में टच नहीं करना पर चार्ज करना है। आपने ये बहुत बार अपने बचपन में ऐसा किया होगा कि आपने स्केल लिया, अपने स्केल को बालों से रब करते हैं और कागज के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनके पास लेके जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो जो छोटे टुकड़े होते हैं वो उस स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। पहले आप उससे टच नहीं करते, उसके पास लेके जाते हैं। जैसे ही उसके पास लेके जाएंगे तो अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है कागज के टुकड़ों के ऊपर। आपने जो चार्ज स्केल के ऊपर है उसका अपोजिट चार्ज उनके ऊपर इंड्यूस हो जाता है, जिस वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कैसे हो सकता है, जो मैंने एग्जांपल दिया। यहाँ पे ग्लास रोड है, ग्लास रोड से हम एक सफेयर को चार्ज करेंगे, तो ग्लास रोड का जो सिरा इस स्फेयर के इस पार्ट के नजदीक है वहां पे नेगेटिव चार्ज आया, और क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ ट्रांसफर हो गए, इस तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो बाहर है उसकी वजह से, हमने टच नहीं किया, तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर हम इस साइड को ग्राउंड कर देते हैं, अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो अर्थ की तरफ चला जाएगा, और अर्थ से नेगेटिव चार्ज जो है वो इस सफेयर के ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये सफेयर सारे का सारा हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब आपने दो बॉडीज को आपस में टच कर देना है। जब हम टच करते हैं तो कंडक्शन हो जाती है, जब हम टच नहीं करते तो इंडक्शन होती है। इंडक्शन में अपोजिट चार्ज आता है, कंडक्शन में सेम चार्ज आ जाता है। जैसा चार्ज हमारे पास रोड के ऊपर है बिल्कुल वैसा ही चार्ज हमारे पास सफेयर के ऊपर आ जाएगा। इसको कंडक्शन बोलते हैं। और कंडक्शन में ये होता है कि चार्ज को, जो टू बॉडीज हैं जिनके बीच में कंडक्शन हो रही है, वो चार्ज को शेयर करते हैं आपस में। ये उनकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे मैं दो सफेयर ले लेता हूँ, मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक सफेयर है पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इन दोनों को आपस में कॉन्टेक्ट में रख देता हूँ, इस तरह से ये था, दूसरे को भी ऐसे रख दिया, इसके ऊपर चार्ज था, इसके ऊपर क्यू, दोनों के ऊपर चार्ज 2 क्यू है, तो जब इनको सेपरेट किया जाएगा कॉन्टेक्ट में रखने के बाद तो भी चार्ज इनका क्यू क्यू ही रहेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए इस बॉडी के ऊपर चार्ज क्यू है, दूसरी बॉडी के ऊपर जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, और हम इनको टच करते हैं और टच करने के बाद इनको अलग अलग कर देते हैं, तो जो ये चार्ज है ये दोनों में इक्वली शेयर होगा, यानी कि क्यू चार्ज था लेकिन दोनों में इक्वली शेयर होने का मतलब जब ये जाएगा तो ईच बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाएगा क्यू बाई टू कंडक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलम्स लॉ दो चार्जेस के बीच में फोर्स के बारे में हमें बताता है। तो यहाँ पे दो चार्जेस दिए हुए हैं, Q1 है Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस स्मॉल r लिया है मैंने। देन द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेसिक लॉ है, आगे यूज होता है। K कांस्टेंट है, इसको हम 1/4 पाई अपसाइलन नोट लेते हैं। ये जो 1/4 पाई अपसाइलन नोट है ये 9 इंटू 10⁹ इसकी वैल्यू होती है, साथ में इसका यूनिट दिया हुआ है। और जो ये जो अपसाइलन नोट होता है, अपसाइलन नोट दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, ये वैक्यूम की परमिटिविटी होती है। परमिटिविटी होती है किसी भी मीडियम की इलेक्ट्रिक फोर्स को रिस्पॉन्ड करने की जो एबिलिटी होती है उसको परमिटिविटी बोला जाता है। अपसाइलन नोट 8.85 इंटू 10⁻12 इसकी वैल्यू होती है, साथ में इसके यूनिट आती है। उसके बाद है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ वन कूलम। वन कूलम की डेफिनेशन कैसे आएगी? सपोज आपके पास ये फॉर्मूला था, आप चार्ज को 1 कूलम लेना चाहते हैं, तो आपने दोनों चार्जेस को 1 1 यहाँ पे लेट कर लिया। 1 कूलम की कंडीशन क्या होगी, ऐसी डेफिनेशन आएंगी हमारे पास। दोनों को 1 कूलम ले लिया, डिस्टेंस दोनों के बीच में 1 मीटर ले लो, अगर यहाँ पे आपको ऐसा यूनिट लेना है तो
तो अगर आप इसको भी 1 पुट करेंगे, इसको भी 1 पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है। तो अगर हम ये देखें 1 कूलम की कंडीशन क्या आएगी, 1 कूलम वो चार्ज होगा जो दो बॉडीज के बीच में एक्ट कर रहा है, लेकिन उन दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स होगा दैट शुड बी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। ये कंडीशन है कि 1 कूलम इज दैट चार्ज जिसकी वजह से दो बॉडीज के बीच में फोर्स 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन होना चाहिए। शर्त यह है साथ में कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर भी होना चाहिए। तो इस सारी कंडीशन के बाद हमारे पास ये 1 कूलम बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी नाम दे सकते हैं। इसमें सपोज हम दो चार्जेस लेते हैं Q1 Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, उन दोनों को वैक्यूम में रखा तो उनमें दोनों के बीच में फोर्स ये हो गया। अब इन दोनों चार्जेस को इसी डिस्टेंस के साथ हम एक मीडियम में रख देते हैं। मीडियम में रखने के बाद दोनों के बीच में फोर्स हो गया सपोज Fm, और जो चेंज आएगा वो ये आएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट था परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यहाँ पे हमने एप्सिलॉन ले लिया परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में रखा। ये मीडियम के हिसाब से चेंज होती रहती है, जैसा जो मीडियम होगा सबकी अलग अलग होती है। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर दिया, जो टर्म कैंसिल होती है कैंसिल होकर हमारे पास ये आएगा। It means F naught by Fm equals to epsilon by epsilon naught. Now this ratio F naught by Fm equal to epsilon by epsilon naught is equal to K, where K is dielectric constant और इसका जो दूसरा नाम होता है that is epsilon r, मतलब relative permittivity of the medium। ये मीडियम की relative permittivity है कि मीडियम की permittivity का वैक्यूम के साथ क्या रिलेशन है, दोनों की क्या रेशो आ सकती है। epsilon by epsilon naught relative permittivity होती है। और इसमें हमारे पास आपको जो पॉइंट है वो याद रखना है कि अगर आप दो चार्जेस का मीडियम चेंज कर देते हैं तो उनका फोर्स कुछ इस तरह से होता है, जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है, एफ नोट बाय के हो जाएगा, वैक्यूम का 1/k टाइम्स रह जाएगा जब आप मीडियम चेंज करेंगे तो। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है एक बॉडी के अराउंड ऐसा मतलब फील्ड होता है जिसके अंदर उसका फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके। यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और इसका फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए हमने एक टेस्ट चार्ज का यूज किया। जैसे इस क्यू नोट टेस्ट चार्ज को इसके पास लेके जाएंगे तो ये प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा मतलब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। अब अगर दूर होगा तो फोर्स कम है, पास आ गया तो फोर्स ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक पूरी बाउंड्री है, लेकिन उस फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है अलग अलग जगह पे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वो कैसे डिटरमाइन होती है, उसका फॉर्मूला होगा फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये चार्ज वो है जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ना कि सोर्स चार्ज है। तो फॉर्मूला में आपने हमेशा ये यूज करना है जिसके ऊपर आप फोर्स देख रहे हो कि किसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो चार्ज आपको लेना है। जैसे यहाँ पे क्यू नोट के ऊपर सोर्स चार्ज ने फोर्स अप्लाई किया था तो हमने एफ अपॉन क्यू नोट लिया है। ये याद रखना है, न्यूटन पर कूलम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट हो जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक सिंगल पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसके लिए हमारे पास है यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लिया, सोर्स चार्ज है, इधर मैंने टेस्ट चार्ज रखा, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर हो गया, फोर्स एफ इक्वल्स टू के, Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर होता है, एक क्यू हो गया क्यू नोट डिवाइडेड बाय आर स्केयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, के क्यू बाय आर स्केयर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और डिवाइडेड बाय आर स्केयर मतलब वो डिस्टेंस है जहां पे आप फील्ड निकाल रहे हैं। आप प्लस क्यू का फील्ड निकाल रहे थे आर डिस्टेंस पे जहां पे आपने टेस्ट चार्ज रखा, तो जहां पे आप फील्ड निकाल रहे हैं उसका डिस्टेंस सोर्स चार्ज से कितना है वो आपके पास यहाँ पे आएगा, इसको माइंड में रखना है। के क्यू बाय डिस्टेंस का स्केयर, जहां पे आप फील्ड निकाल रहे हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अब ये पाथ होता है। सपोज आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब लाइंस को निकालना चाहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं कि कैसा नजर आता है, तो आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज रख दें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि +1। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस भी डायरेक्शन में जाएगा वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्मेशन होगी, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो नजर आएंगी जिस डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज,
क्योंकि जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो वही पाथ बनेगा। उसके बाद ये कॉन्टिन्यूस होती है लेकिन क्लोज लूप नहीं बनाती, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव रोड ट्रेवल करती हैं, पर नेगेटिव से पॉजिटिव कभी नहीं आएंगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा फ्रॉम प्लस क्यू टू माइनस क्यू। इस वजह से ये सिर्फ कंटिन्यूस होती है पर लूप नहीं बनाती, मतलब प्लस क्यू से माइनस क्यू जाएंगी पर माइनस क्यू से प्लस क्यू नहीं आएंगी। उसके बाद इनके किसी पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट। और ये हमने एक 10th क्लास में पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, उसी तरह का द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। उसके पीछे रीजन ये होता है कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दी तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा दो अलग अलग जगह पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ जाएंगी, तो पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस। और यहाँ पे आपको ये लेना है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इसका फॉर्मूला होता है क्यू इंटू टू ए। इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम पर मीटर। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन होती है माइनस क्यू टू प्लस क्यू, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है उसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, और ये स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल है, ये डायपोल की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। देखो इसका फॉर्मूला ये है आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, उसके हिसाब से, ठीक है, क्यू इंटू टू ए, आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आउटवर्ड जाएंगी, क्योंकि इसके अराउंड अगर पॉजिटिव वन चार्ज रखा जाएगा तो ये उसको रिपेल करके बाहर की तरफ भेजेगा। माइनस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी तरफ आएंगी क्योंकि ये प्लस वन चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर एक डायपोल का रख देंगे उसमें मैं प्लस वन चार्ज रख देता हूं तो वो प्लस से रिपेल होके माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, प्लस से रिपेल होके माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी। इनकी जो सिमेट्री है पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वो स्फेरिकल सिमेट्री होती है, और जो डायपोल होता है उसकी सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है, मतलब ये सफेयर की फॉर्म में चारों तरफ, ये नहीं कि ये टू डायमेंशन में चारों तरफ नजर आएंगे। उसके बाद हमारे पास अगर दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आ जाए तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगी, तो इस तरह से इनका जो डिफरेंट डायरेक्शन में हमारे पास इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आज से ऐसे आ जाती है। नेक्स्ट, अब हमारे पास बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं जो थ्योरेटिकल टॉपिक है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऑन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, आप उसकी एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, आपने डायपोल लिया प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। एक्सिस का मतलब एक ऐसी लाइन जो इसके सेंटर के से पास होती हो और इसके बिल्कुल लेंथ के पैरेलल हो, लेंथ के पैरेलल हो, सेंटर से पास होती है एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के ऊपर पॉइंट आ गया पी। यहाँ पे अब दो फील्ड आपके पास आएंगे, एक माइनस क्यू चार्ज का और एक प्लस क्यू चार्ज का। आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है, वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो माइनस क्यू चार्ज का फील्ड होगा ई ए, चार्ज की तरफ जाएगा, माइनस क्यू का फील्ड चार्ज की तरफ होता है। प्लस क्यू चार्ज का फील्ड पी पॉइंट पे बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये जब रिजल्टेंट निकाला जाएगा तो ये एक दूसरे का माइनस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और डिस्टेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डायपोल की लेंथ है वो 2a होती है, हमने लेनी है। P पॉइंट से B का डिस्टेंस r माइनस ए हो जाएगा, P पॉइंट से A का डिस्टेंस r प्लस ए हो जाएगा। डायग्राम में O से P का डिस्टेंस r लिया है हमने। तो जब A का निकालेंगे के क्यू बाई ए पी स्केयर, बी का निकालेंगे के क्यू बाई बी पी स्केयर आ जाएगा। ए की एपी की वैल्यू आर प्लस ए पुट कर देंगे, बीपी की वैल्यू आर माइनस ए पुट कर देंगे। और पी पॉइंट के नजदीक बी है तो इसका फील्ड ज्यादा होगा, पी पॉइंट से ए दूर है इसका फील्ड कम होगा। जिसका फील्ड ज्यादा है और जो कम है, ज्यादा वाले में से आप कम वाले को माइनस कर दें। के क्यू बाई आर माइनस ए का स्क्वायर बी की वैल्यू होगी, के क्यू बाई आर प्लस ए का स्क्वायर ए की वैल्यू होगी। उसके बाद एलसीएम लेंगे कॉमन लेके और आइडेंटिटी इनका स्केयर ओपन करेंगे। स्केयर ओपन करेंगे तो साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 4ar मेरे पास यहाँ पे बचेगा, मतलब 2ar प्लस 2ar 4ar। उसमें से मैंने 2a अलग कर दिया, 2r अलग कर दिया। ये क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे q इंटू 2a को p बनाना चाहता हूँ, तो 2 kp r अपॉन दिस मेरे पास बन गया है सारा।
आफ्टर दैट अगर ये डायपोल शॉर्ट, और डायपोल अपने आप में शॉर्ट ही होता है, हमेशा याद रखना है। अगर हम कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे ना तभी वो एक दूसरे से दूर जा पाएंगे, अदरवाइज माइनस के चार्ज और प्लस के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो डायपोल शॉर्ट ही होता है आमतौर पे। हाँ, अगर मैं अपनी तरफ से फोर्स लगा के दूर कर दूं उनको तो अलग बात। तो डायपोल शॉर्ट है तो ए जो है यहाँ पे वेरी वेरी लेस देन आर है, इस वजह से हम इसमें से ए को नेग्लेक्ट करेंगे, तो आर से आर नीचे कैंसिल होके ये मेरे पास रिलेशन बनेगा 2kp/r³। यहाँ पे एक ग्राफ भी आता है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ करेंगे तो आपके पास इस तरह से आएगा, इस तरह से। इधर आपने ई लेना है, इधर आपने आर लेना है। ये डायपोल के लिए ई और आर एक दूसरे के इनवर्स में जा रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल का मतलब वो लाइन जो डायपोल के साथ 90 डिग्री पे, यहाँ पे। तो अब ये पी पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास दो फील्ड आ रहे हैं, एक आपके पास ई ए फील्ड आएगा, एक आपके पास ई आएगा। इन दोनों के ही दो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। ई भी अवे जा रहा है, इसका कंपोनेंट एक ये आएगा, ठीक है। ई ए आपके पास इधर जा रहा है, इसका कंपोनेंट एक ये आएगा, एक आपके पास रेक्टेंगुलर, सॉरी इधर नहीं आएगा ये, आपके पास एक ये आएगा, एक ये आएगा। तो ये जो अपोजिट कंपोनेंट है यहाँ पे, ई ए साइन थीटा, ई बी साइन थीटा, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और ई बी कोस थीटा और ई ए कोस थीटा ये एक तरफ जा रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट है वो इसकी वजह से आएगा। यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने ई ए और ई बी इन दोनों के दो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करना है, इस वजह से ये इसमें आ रहा है। तो देखो फॉर्मूला वही है, ई ए इक्वल्स टू के ओपन ए पी स्केयर। ए पी की वैल्यू आपके पास ये आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस है, इसकी वैल्यू आएगी ये वाली रूट आर स्केयर प्लस ए स्केयर, इसका स्केयर करेंगे तो रूट कैंसिल। बीपी भी सेम आएगा, वो भी ऐसे आ गया। अभी मैंने बोला था ई बी साइन थीटा, ई ए साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ई बी कोस थीटा, ई ए कोस थीटा एक दूसरे के अंदर ऐड हो रहे हैं, और दोनों आपस में इक्वल भी हैं, तो यहाँ पे दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ई ए की वैल्यू पुट कर दी, कोस थीटा को पुट कर दिया। कोस थीटा हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, देखो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में से, ये ट्रायंगल है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास ए है, हाइपोटेनस जो है एपी, एपी की वैल्यू ये है। रूट की जगह हम 1/2 लिख सकते हैं, तो इसकी पावर 1 है, 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। अगर डायपोल शॉर्ट हो तो ये kp/r³ है। कंपेयर करेंगे, एक्सियल 2kp/r³ है, और इक्वेटोरियल जो है दैट इज kp/r³ है, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप एक इलेक्ट्रिक डायपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी ज्यादा। आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस के प्लस के चार्ज, ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक एंगल पे पड़ा हुआ है, एंगल इसमें थीटा है। तो होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखने पे डायपोल के दोनों चार्ज अपना अपना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। माइनस के चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जो प्लस के चार्ज है यहाँ पे हमारे पास प्लस के चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे वो इक्वल एंड अपोजिट है, इसकी वजह से यहाँ पे एक टॉर्क सेटअप होगा, और ये जो डायपोल है यहाँ से रोटेट करेगा, ये डायपोल रोटेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट होने का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही प्लस चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव है, तो ये प्लस चार्ज इसी नेगेटिव की तरफ आएगा, माइनस के चार्ज इधर प्लस की तरफ जाएगा, तो ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट होगा। तो आपने यहाँ पे टॉर्क निकालना है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज, एक फोर्स ऐसे एक फोर्स ऐसे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ट्रायंगल लेंगे BC/AB, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ से AB की वैल्यू 2a विच इज द लेंथ ऑफ द डायपोल, डायपोल की लेंथ होती है 2a, a से B का डिस्टेंस पुट करेंगे, Q इंटू 2a P होता है, PE साइन थीटा, साइन थीटा है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब यहाँ याद रखें, हमारे पास दो तरह के इसमें सिचुएशन आती है, अगर आपके पास थीटा 0 होता है तो दैट इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम, टॉर्क 0। अगर आपके पास थीटा 180 यानी कि P और E अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, थीटा इक्वल्स टू 180, और अगर ये एंटी पैरेलल जब हो इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है, और अगर थीटा 90 हो, P एंड E बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हमारे पास टॉर्क PE इक्वल्स टू मैक्सिमम आएगा इसके अंदर। आपने ये तीनों चीजें याद रखनी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, अनस्टेबल कब होता है, और आपके पास मैक्सिमम टॉर्क जो है वो कब होता है।
अनस्टेबल जब डायपोल रुक ही नहीं पाएगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। स्टेबल है जब उसको रख दिया, कोई टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। उसके बाद इसमें लास्ट है वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, आपने उसके अंदर डायपोल रखा, वो डायपोल रोटेट कर गया उसके अंदर। रोटेट करने में कुछ वर्क डन होगा, क्योंकि वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो होता है, लेकिन टॉर्क का वर्क डन भी होता है, और टॉर्क के वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इक्वल्स टू टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल जो है वो चेंज हुआ, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एंगल के साथ पड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे मैंने एंगल डी थीटा ले लिया, वैसे ये पी है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में एंगल डी थीटा ले लिया। यहाँ पे हमारे पास टॉर्क की वैल्यू हमने पुट कर दी पी ई साइन थीटा। साइन थीटा का जब इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा माइनस कोस थीटा होता है। ये माइनस आपके पास कॉमन ले लिया आपने और अपर लिमिट पुट की। ये डी थीटा तो कोई जस्ट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थी, आपने एक थीटा वन लोअर लिमिट ली, थीटा टू आपने अपर लिमिट ली, दोनों को माइनस कर दिया, और आपके पास ये वर्क डन का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे पीई माइनस पीई कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन। लेकिन आप इसको पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि डायपोल यहीं पे पड़ा हुआ रोटेट कर गया है, और जो वर्क डन होता है वो डिफरेंट तरह की एनर्जी की फॉर्म में होता है। वर्क डन काइनेटिक एनर्जी भी होता है, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा दैट विल इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो रोटेट हुई है यहाँ पे। तो यू कैन आल्सो भी, मतलब ये वर्क है तो वर्क डन, बट ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी हमारे पास सेम फॉर्मूला आएगा, ठीक है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि आप ये बताओ, अगर आप इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से यानी कि थीटा इक्वल टू जीरो से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में इसको रोटेट करते हैं तो वर्क डन कितना होगा। थीटा वन जीरो ले लो, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री ले लो, और इसको ट्राई करके देखो ये कितना आंसर आएगा, कितना वर्क डन इसमें आएगा। ठीक है जी, ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करें, इसके अलावा और कुछ नहीं कहूंगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।